सियासी लड़ाई मीट और नमाज पर आई। दूसरी खबर आपको बताएंगे, झारखंड पुलिस पर लगे गंभीर आरोप को समझाएंगे। तीसरी खबर, आंकड़ों के जरिए महिलाओं पर अपराध को समझाएंगे और साथ ही साथ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के बारे में भी आपको बताएंगे। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन अब अभी सबसे पहले बात करेंगे इस समय की बड़ी खबर की। और दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंग रेप के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग रेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। होली के दिन नाबालिग से गैंग रेप आरोपी दुर्गेश गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गेश पासवान और सुमित पासवान अरेस्ट किए गए। ग्रामीण एसपी आलोक ने इसकी पुष्टि की है। ग्रामीण एसपी ने कहा कि अन्य 8 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां गैंग रेप के 2 आरोपी को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गैंग रेप का मुख्य आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। होली के दिन नाबालिग से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसी के बाद से पुलिस की टीम लगातार अपराधियों की तलाश में थी। और न्यूज 18 संवाददाता विपिन दास अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, और क्या अपडेट? जी, बता दूं कि जो गैंग रेप के मुख्य आरोपी दुर्गेश पासवान है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके एक सहयोगी सुमित पासवान भी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं जो ग्रामीण एसपी आलोक हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो फरार 8 आरोपी हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सबूत वहां इकट्ठा करने थे, आज खुद से वहां जाके आलोक जो ग्रामीण एसपी हैं उन्होंने खुद वहां जाके जांच किया है और कहा है कि जल्द ही जो बचे अपराधी हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और पीड़िता को न्याय दिला जाएगा। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए विपिन। और क्या है ये पूरी खबर, अब आपको वो दिखाते हैं। बिहार के दरभंगा जिले के गांव में 15 मार्च को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी, जहां 16 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। रात के अंधेरे में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, जब किशोरी शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। ये बहुत शर्मनाक घटना है। यहाँ पर में जो हुआ है तो बहुत शर्मनाक घटना है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब मिलजुल करके एक साथ दोनों जात जो है सो रहता भी था और रहते भी हैं। और ये जो घटना घटा है बहुत शर्मनाक, इसके लिए जो दंड होना चाहिए वो दंड जरूर उसको जो घटना किया है उसको देना चाहिए। इस घटना ने हालांकि कई गंभीर सवालों को भी खड़ा किया है। सवाल ये, कब गिरफ्तार होंगे ये दरिंदे? आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कब की जाएगी? कब तक बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? पीड़ित नाबालिग का वीडियो भी आरोपियों ने बनाया है और उसे वायरल कर देने की धमकी दी जा रही है। इस घिनौनी वारदात को गांव के ही 10 युवकों ने अंजाम दिया। पीड़ित को बेहोशी की हालत में ये सभी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोगों ने केस को देखा है और जो कंप्लेंट दिया गया था उसके आधार पे हम लोगों ने FIR लॉन्च कर लिया है। इसमें नेम एक्विजिशन है काफ़ी लोगों पे, तो लोगों ने टीम भी भेजा और वहाँ पे जाके PO विजिट किया गया। मेरे द्वारा भी पूछताछ की गई है संबंधित जो भी विटनेसेस हैं उन लोगों से, और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और जो भी कोर्ट में बयान वगैरह। इस घटना के बाद पीड़ित किशोरी का इलाज DMCH में जारी है, लेकिन सवाल ये कि ऐसी घटनाओं पर विराम कब लगेगा? दरिंदे कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगी, ताकि बेटियां सुरक्षित माहौल में खुलकर बेफिक्र होकर अपने सपने पूरे कर पाएं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब आंकड़ों के जरिए महिलाओं के खिलाफ अपराध को समझते हैं। देखिए, महिलाओं के खिलाफ हर साल करीब अगर हम बात करें तो 4 लाख से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज होते हैं। ऐसे कौन कौन से मामले होते हैं? तो इसमें रेप का मामला होता है, छेड़छाड़ का मामला होता है, महिला के लिए दहेज हत्या का मामला, किडनैपिंग का मामला, ट्रैफिकिंग के मामले होते हैं और एसिड अटैक का मामला शामिल है। अगर हम NCRB के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में हर 3 घंटे हर 3 महिलाएं रेप की शिकार होती हैं और हर 20 मिनट में एक रेप की घटना घटती है। अगर हम NCRB के आंकड़ों के हवाले से आपको बताएं तो जो रेप के मामले होते हैं उनमें से
96% से ज्यादा आरोपी को जानने वाले लोग होते हैं, मतलब जो आरोपी हैं वो महिला को पहले से जान रहे होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से सिर्फ 27 आरोपी ही ऐसे होते हैं जिन्हें सजा मिल पाती है, लेकिन जो बाकी के आरोपी हैं वो बरी हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए यह सख्त कानून जो है वो बनाए गए और हर बार इसे और भी ज्यादा कड़ा करने की कोशिश की गई। 2013 में कानून को सख्त किया गया। इस कानून में मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया। कानून सख्त है, लेकिन महिला अपराध की घटनाएं फिर भी थम नहीं रही हैं। अगर हम आंकड़ों के जरिए आपको बताएं कि महिलाओं को लेकर किस तरीके से अपराध की घटनाएं घटती हैं, 2022 की बात कर लीजिए, रेप के मामले में राजस्थान सबसे ऊपर रहा और यूपी दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो बिहार टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में रेप की घटनाएं दर्ज की गई। दूसरे नंबर पर यूपी और आपको बता दें बिहार जो है वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है। सख्त कानून के बावजूद आखिर रेप की घटनाएं क्यों नहीं रुकती हैं, ये सवाल सबके मन में है। तो जवाब है कि कई मामलों में परिवार के जो सदस्य हैं वही आरोपी होते हैं। लिव इन पार्टनर या दोस्त आरोपी होता है, पारिवारिक दोस्त या फिर कोई पड़ोसी ही होता है जो ऐसी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा 100 में से 27 ही ऐसे आरोपी होते हैं जिन्हें सजा मिल पाती है। और देखिए, सख्त कानून के बावजूद रेप की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। अगर हम साल दर साल बात करने की कोशिश करें, 2022 में कोर्ट में करीब 2 लाख मामले लंबित हैं। 18,000 ऐसे मामले हैं जिसमें ट्रायल पूरा हुआ है। करीब 5,000 दोषियों को सजा हुई है और 12,000 से ज्यादा जो आरोपी हैं वो बरी हो गए हैं। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, रेप के मामले में ब्रिटेन में 60% आरोपियों को सजा मिलती है। यह हम आपको अगर अलग अलग देश के हिसाब से बताएं तो कनाडा में बताया जाता है कि क्वेश्चन रेट जो है 40% है और भारत में प्रावधान के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी मिली है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो आपराधिक घटनाएं महिलाओं के खिलाफ घटती हैं उनमें कितने आरोपियों को सजा मिलती है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज रोक लगाने की मांग की है और नीरज बबलू ने नवरात्र में मीट बिक्री पर बैन की मांग का समर्थन कर दिया है। नीरज कुमार बबलू के इसी बयान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। यूपी, दिल्ली और हरियाणा होते हुए मीट और नमाज की सियासत बिहार तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है और नवरात्र में मीट पर बैन की मांग का समर्थन किया है। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। बीजेपी कोटे के मंत्री की ओर से दिए गए सड़क पर नमाज और मीट बैन के बयान ने बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। और क्या बबलू जी बिहार वासी को आश्वस्त करेंगे कि नवरात्रा में गिरिराज सिंह आप बचोल मीट नहीं खाएंगे? कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने नीरज कुमार बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं का बस यही काम रह गया है। कौन मंदिरों में जाएंगे, कौन मस्जिदों में जाएंगे, ये भी वही तय करेंगे। ये देश में अपने नियम कानून संविधान से चलेगा कि किसी के। वहीं नवरात्र में मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग वाले नीरज कुमार बबलू के बयान से जेडीयू के नेता सहमत नहीं दिख रहे हैं। नवरात्र में तो बलि चढ़ाने की परंपरा रही और बिहार में जुमे की नमाज भी सड़क पर पढ़ी जाती है तो माँ दुर्गा का पंडाल भी सड़क पर लगता है। चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके।
चाहे वक्फ के संशोधन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होना पड़े, इंशाअल्लाह बोलना पड़े या फिर मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पर रोक की मांग करनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब टीका टोपी इंशाअल्लाह के बाद मीट और नमाज वाली सियासत को समझते हैं। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। नेताओं की नजर अपने अपने वोट बैंक पर। वोट बैंक को साधने की कोशिश नेताओं की तरफ से जमकर की जा रही है। फिलहाल बिहार में दावते इफ्तार का दौर चल रहा है। वक्फ संशोधन का विरोध हो रहा है। नवरात्र में मीट पर बैन लगने की मांग की जा रही है और सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की मांग हो रही है। और आपको बता दें कि नेता तस्वीरों और बयान के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि टोपी पहनकर मुसलमान समाज को कि उनके साथ वो हैं, उनके हित में खड़े हैं। नवरात्र में मीट पर बैन की मांग करके हिंदू समाज को संदेश नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने वोट बैंक को संदेश देने के लिए इफ्तार में जालीदार टोपी पहनी और वक्फ संशोधन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में इंशाअल्लाह कहा। तो बीजेपी के नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि नवरात्र में मीट पर बैन लगे और सड़क पर नमाज पर रोक लगे। मतलब महागठबंधन के नेता वक्फ बोर्ड पर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं तो एनडीए सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर रहा है। लालू तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो नीतीश चिराग मांझी की इफ्तार पार्टी में। और ऐसे में दोनों ही तरफ से अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। गुरुवार को दिन भर सड़क से लेकर सदन तक अनिल टाइगर हत्याकांड का मामला गूंजता रहा। एक ओर लोगों का भारी आक्रोश दिखा तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था पर काफी संगीन आरोप लगाए। झारखंड के डीजीपी पर हमला बोलते हुए प्रतिपक्ष के नेता ने यहां तक कह दिया कि राज्य में थानों की वसूली का टारगेट दिया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची में दिनदहाड़े बीजेपी नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रोड पर बवाल और राजनीति में उबाल है। विपक्षी नेता की हत्या के बाद झारखंड में सियासत गर्म है। सड़क पर राजनीतिक संगठनों का आक्रोश दिखा तो सदन में भी अनिल महतो की हत्या का मामला जमकर गूंजा। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रही। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर काफी संगीन आरोप लगाए। उनके थाना को भी टारगेट फिक्स किया गया है कि उनको कितनी रुपया जमा करना है प्रत्येक महीना। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पुलिस थाने अपराध पर नियंत्रण रखने के बजाय अवैध वसूली के अड्डे बन चुके हैं। सदन में डीजीपी पर भड़के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये भी आरोप लगाया कि थानों को वसूली का टारगेट दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड तेजी से जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। और रांची के पुलिस एसपी डीआईजी हो गए हैं, लेकिन वो एसपी के प्रभार में भी वो है। किस प्रकार से पुलिस विभाग काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले को हेमंत सरकार ने भी माना कि अनिल टाइगर की हत्या मर्माहत करने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये भरोसा दिया है कि झारखंड सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष अनिल टाइगर हत्याकांड को लेकर राजनीति कर रहा है। लेकिन इस अवसर पर भी राजनीति होती है। ऐसे दुखद घटना हमें साथ मिलकर एक तो उनके परिवार को ढांढस बंधाना और पुनरावृत्ति न हो इस तरह की घटनाओं का, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु लोग राजनीति करने लगते हैं, बहुत दुखद बात। अनिल महतो की हत्या को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर झारखंड के आम लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। देखना होगा अनिल महतो के परिवार को न्याय कब तक मिलता है।
रांची संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए। अनिल महतो टाइगर बीजेपी के बड़े नेता थे और बीजेपी से पहले आजसू में वो शामिल थे। सुदेश महतो के साथ आजसू को उन्होंने मजबूत किया था और उसके बाद फिर आजसू छोड़कर 2018 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, बीजेपी का दामन थामा था। अनिल टाइगर की हत्या के बाद से पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, ये सवाल प्रशासन से पूछा जा रहा है और सीधे सीधे हमला प्रशासन पर किया जा रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की तरफ से जो आरोप लगाया गया उसमें कहा गया कि राज्य में थानों को वसूली का टारगेट दिया गया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करके अपने ऊपर लगे आरोपों के दाग को धोना होगा। जो आरोप पुलिस पर लगे हैं ये बताना होगा कि प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी से काम किया जाता है और यही वजह है कि प्रशासन जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। लेकिन विरोध का जो मामला है वो भी बढ़ता ही चला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की तरफ से आज सदन में भी इस मामले को लेकर जमकर हमला सरकार पर बोला गया, डीजीपी पर बोला गया। और आइए आपको सुनाते हैं, लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से लाया गया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। घुसपैठ को रोकने के लिए बड़ी पहल की गई है। गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो चुका है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आते हैं तो उनके साथ बड़ी ही कठोरता के साथ पेश आया जाएगा। अगर कोई योगदान देने के लिए आता है तो उसका स्वागत है। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। इस बिल में बिना वैध दस्तावेज के भारत आने वालों के लिए 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था, जो चर्चा के बाद लोकसभा से पास हो गया। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के कानून बनने के बाद कानून खत्म हो जाएंगे, जिनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1940 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल हैं। अब इन सबको एक तरह से इसी में शामिल कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। देखिए, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लाया गया है। गुरुवार को यानी कि आज लोकसभा में इसे पास करा लिया गया। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में पास हुआ है। अब सवाल है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसे समझते हैं। दरअसल घुसपैठ रोकने के लिए और घुसपैठियों पर सख्ती के कानून लाया जा रहा है। किसी भी विदेशी के बिना वैध दस्तावेज के भारत आने पर 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई गलत जानकारी देता है, यानी कि आप मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत जानकारी देने या दस्तावेज गलत देकर गड़बड़ी करता है, तो 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना उसे लगता है। इसके साथ ही बिना वैध पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश करने वाले को तुरंत ही हिरासत में लिया जाएगा।
मामला अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और भी ज्यादा कड़ी हो सकती है। इसके साथ ही इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर अमित शाह ने क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि हमारे देश में कौन आता है पता होना चाहिए, कितने समय के लिए आता है ये पता होना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए ये जानना जरूरी है, ये जानने का अधिकार भी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं उनका स्वागत है। मतलब हमारे देश में आकर अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन रोहिंग्या या बांग्लादेशी शांति भंग करते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। देश की सुरक्षा के लिए एक पुख्ता नीति लाई गई है। और इसी के साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर अपनी बातें सदन में रखी हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस देश में देश विरोधी ताकतें, उग्रवादियों और आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं। कोई भी अगर हिंसा फैलाना चाहेगा तो उसके दोनों आंखों के बीच में गोली मार दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये साफ कर दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब गलती से भी देश विरोधी ताकतें, आतंकवादी और उग्रवादी सपने में भी भारत का बुरा नहीं सोचे, नहीं तो ऊपर भेजने का इंतजाम कर दिया जाएगा। देखिए, गृह मंत्री जी ने थोड़ा कम बोला, इसलिए कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश विरोधी ताकत और जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उनका समर्थन करते हैं, और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट यह भी कहा है कि उग्रवादी को हम दोनों आंख के बीच गोली मारेंगे, यहां पर गोली लगेगा। इस देश के विरोध में जो उग्रवादी देश विरोधी ताकत इस देश के अंदर हिंसा फैलाना चाहेगा उसको दोनों आंख के बीच ही गोली मारा जाएगा। इसीलिए गलती से भी भारत के अंदर देश विरोधी ताकत, उग्रवादी, आतंकवाद अब सपना में भी भारत का बुरा नहीं सोचे, नहीं तो उनका इंतजाम ऊपर के पास होगा, नीचे अब उसका कोई उपाय नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी